गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया? शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन, भारत में एक जो ना व्यापार मेला शिल्प समागम है ना, शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया है, जिसको किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। इसका उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसका उद्घाटन किया है शिल्प समागम का। याद रखिएगा, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है, अधिकारिता मंत्री हैं ये, है ना। इसका उद्घाटन 2 नवंबर को हुआ, नई दिल्ली में उद्घाटन किया। तो उद्घाटन हुआ 2 नवंबर को नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ। ये बात याद रखिएगा, उद्घाटन हुआ। और इसमें राज्यों के देश विदेश के एक समझ लिए कि व्यापार मेला है, तरीके का है, व्यापार मेला है। और इस व्यापार मेले में ना यह 15 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा, है ना। शिल्प समागम कब से कब तक आयोजित? शिल्प समागम का उद्घाटन किया, इसकी ये चलाया जाएगा, है ना, 1 नवंबर से 15 नवंबर तक इसका आयोजन होना है। तो उद्घाटन 2 को किया, क्योंकि ये 1 नवंबर से 15 नवंबर 2022 तक आयोजित होगा, व्यापार मेला आयोजित होगा। तो इसका ड्यूरेशन है ना, 1 से 15 नवंबर तक ये चलेगा। बेहद महत्वपूर्ण, जो आपका परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिल्प समागम 2022 में अपेक्स कारपोरेशन के लाभार्थी अपने शिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करते हुए बेचने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार 2001 से दिल्ली हाट, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और सूरजकुंड शिल्प मेला में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारी के लाभार्थियों के लिए प्रदर्शनी आयोजित करता है, इसका मंच करता है। यह 15 दिनों का शिल्प समागम है, 1 से 15 नवंबर तक चलेगा। 19 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पाद इसमें शामिल किए गए हैं। 19 विभिन्न राज्यों, इसमें जो है 19 विभिन्न राज्यों एवं यूटीज के शिल्प शामिल किए गए हैं, शिल्प शामिल किए गए हैं, है ना, शामिल किए गए हैं। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, है ना, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं दिल्ली हाट, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली हाट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, सूरजकुंड मेला, इन सब चीजें ये चीज होती है। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। 2 नवंबर को नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया, 1 नवंबर से ही ये शुरू हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण। हाल ही में MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो यह जो है आप ध्यान रखेंगे, MEIL एक कंपनी है ना, ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का क्या हासिल कर लिया? ठेकेदारी ले लिया, ठेका हासिल कर लिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मंगोलिया इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा मंगोलिया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का जो ठेका हासिल किया है, तो मंगोलिया इज द राइट आंसर। मंगोलिया इसका बेहद महत्वपूर्ण उत्तर हो जाएगा। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मेगा इंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इसका पूरा नाम है। तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने मंगोलिया में क्या किया है? तेल रिफाइनरी का ठेका जो है हासिल कर लिया है।
79 करोड़ डॉलर में तेल रिफाइनरी के हिस्से का निर्माण किया जाएगा। मंगोलिया में 79 करोड़ में तेल रिफाइनरी बनाई जाएगी, तो ये भी याद रखिएगा, बनाई जाएगी, है ना। तो इस तरह से एक तेल रिफाइनरी की शुरुआत हो गई मंगोलिया में। द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 79 करोड़ में तेल रिफाइनरी यहाँ पर बनाएगी, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी। मंगोलिया की राजधानी आप याद कर लेंगे। मंगोलिया की जो राजधानी है वो है उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, ये ध्यान रखेंगे। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन में ही है, मंगोलिया में ही है गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन में है, दोनों में है, ये भी याद रखेंगे। जो ये एक तरीके से शीत मरुस्थल है, सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। हाल ही में आईपीपीबी ने कहा भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है। आईपीपीबी का मतलब है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहां पर भारत का फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजन किया, तो यह किया है जम्मू कश्मीर में। इसका आयोजन हुआ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, इसका आयोजन हुआ है, महत्वपूर्ण है ये। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निवेशक दीदी पहल के तहत महिलाओं द्वारा के उदाहरण पर वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी तरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी मतलब है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने श्रीनगर में है ना, श्रीनगर में निवेशक दीदी, श्रीनगर में क्या किया इन्होंने, निवेशक दीदी पहल के तहत महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता, महिलाओं के द्वारा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया है। वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया है किसने, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, है ना। तो इसीलिए किया गया है। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, है ना, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत ये इसकी एजेंसी है, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब स्थापित किया गया था, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है 2017 में इसको लाया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक निवेशक दीदी संरक्षण कोष प्राधिकरण कारपोरेट मामले आदि एक संयुक्त पहल है। कारपोरेट मामले की एक संयुक्त महिला उद्यमी वित्तीय साक्षरता और निवेशक को बढ़ावा देना है ना। निवेशक दीदी या महिला डाकिया, निवेशक दीदी को ही क्या कहा जाता है, महिला डाकिया कहा जाता है। निवेशक दीदी को महिला डाकिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा।
जनवरी 2017 को, है ना, रांची रायपुर से शुरू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, है ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, है ना, 2017 से शुरू, ये बात हो जाएगी। मुख्यालय इसका जो है नई दिल्ली में है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात होगी। चलिए, हाल ही में किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्ण समिति की स्थापना की है? उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राधा कृष्ण समिति की स्थापना किया है देश के शिक्षा मंत्रालय ने। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। शिक्षा मंत्रालय ने राधा कृष्ण समिति गठन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राधा कृष्ण समिति बनाई गई है। उच्च शिक्षा मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के उच्च शिक्षण संस्थानों के मान्यता, मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत बनाने के लिए, मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये किया गया है। तो राधा कृष्ण समिति, के राधा कृष्ण, इनका पूरा नाम है के राधा कृष्ण समिति बनाया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने इस समिति का गठन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। IIT कानपुर से के राधा कृष्ण जो हैं, ये हैं IIT कानपुर से, IIT कानपुर से, के राधा कृष्ण IIT कानपुर से हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के लिए भी एक रोड मैप तैयार करेंगे। भारत दुनिया में सबसे बड़ी और विविध शिक्षा प्रणालियों में से एक है ना। तो चलिए याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय ने किया है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी की है? पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए किसके साथ? अमेरिका के साथ साझेदार बनाया है। तो यह बनाया है पोलैंड को। पोलैंड इज द राइट आंसर। पोलैंड बिल्कुल सही जवाब होगा। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र अमेरिका बनाएगा, है ना। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए, है ना, अमेरिकी सरकार और वेस्टिंगहाउस कंपनी को चुना है। कौन सी कंपनी बनाएगी? वेस्टिंगहाउस कंपनी। वेस्टिंगहाउस कंपनी इसका निर्माण करेगी। वेस्टिंगहाउस कंपनी इसका निर्माण करेगी। हाल ही में तो अमेरिका जो है पोलैंड में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाएगा और ये जो है कंपनी जो है वेस्टिंगहाउस कंपनी इसका निर्माण करेगी। पोलैंड की जो राजधानी है, पोलैंड की राजधानी वो है वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत इसी पर आक्रमण के साथ हुई थी। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स और रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां हुआ है? ध्यान रखिएगा, ये इंडियन एयरफोर्स है और ये रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स, इसको बोलते हैं रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स, है ना। रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये जो अभ्यास हुआ है ना, पश्चिम बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब है। पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब। भारत और सिंगापुर की 22 सेनाओं के बीच संयुक्त वार्षिक अभ्यास, है ना, 11वां संस्करण वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा में शुरू हुआ। तो इसका जो है 11वां संस्करण
11वां संस्करण है। वायुसेना स्टेशन, वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा में शुरू हुआ। कलाईकुंडा में शुरू हुआ है, जो पश्चिम बंगाल में है, जो पश्चिम बंगाल में है। वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा में, वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा में। यह अभ्यास जीएमटी का संस्करण 6 सप्ताह तक चलेगा। अभ्यास का द्विपक्षीय चरण 9 से 18 नवंबर 2022 तक होगा, है ना। तो यह 9 से 18 नवंबर 2022 तक इसको चलाया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर यह हो रहा है। इसका 11वां संस्करण है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? कौन? हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा रूस। बिल्कुल सही जवाब होगा, रूस की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। वहां पर वो अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। तो भारतीय विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री यहां मिलेंगे। यूक्रेन विवाद पर चर्चा होगा। रूस से तेल और उसके साथ ऊर्जा की जरूरतों, तेल खरीदना और अन्य व्यापार प्रतिबंधों से छूट पर भी बातचीत होगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। रूस की राजधानी जो है मास्को, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। हाल ही में किस देश ने बैडू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली शुरू की है? BEIDOU ऐसे लिखेंगे, BEIDOU। बैडू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, लाइक जरूर करिए। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। चीन ने ये लॉन्च किया है। यह एक प्रकार का बेइडोउ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। चीन की स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली है। शी जिनपिंग ने इसकी शुरुआत की। शी जिनपिंग ने शुरुआत की। जिनपिंग ने शुरुआत की। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। याद रखिएगा, चीन की राजधानी जो है वो है बीजिंग। यह अमेरिका की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को टक्कर दे सकता है। चीनी जीपीएस बैडू सिस्टम एक्टिवेट होने को मिलेगी, वैश्विक खुफिया जानकारी जुटाने में मदद मिलेगा। इस तरीके से सैटेलाइट सिस्टम को चीन ने शुरू किया। समुद्र और हवा परिवहन को मिलेगी गति, है ना। तो स्वदेशी मिसाइल सिस्टम को
राष्ट्रपति जिंग सिंह सुरु ने शुरू कर दिया। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के नेता जी जिनपिंग ने बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द हिजो में शुरुआत की है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस किस देश के पिग आयरन को सबसे बड़ा आयातक बनाया है? रूस फाइनेंशियल 2023 में रूस किस देश के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है? किस देश के पिग आयरन का, है ना, किस देश के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। स्टील मिनिस्ट्री के डाटा के अनुसार 31,700 टन, स्टील मंत्रालय के डाटा के अनुसार, स्टील मंत्रालय के डाटा के अनुसार 2023 में 31,700 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में 31,700 टन स्टील का आयात करेगा। टन पिग आयरन का आयात करेगा, है ना। 31,700 टन पिग आयरन का आयात करेगा। 2,600 टन लगभग 84%, जिसमें से रसिया का है। स्टील मंत्रालय के साथ डाटा के अनुसार फाइनेंशियल 2023 में 31,700 करेगा पिग आयरन का आया, है ना। इंडिया से निर्यात होगा। निर्यात होगा, जिसमें 26,000 टन रसिया आयात करेगा, जिसमें 26,000 टन रूस आयात करेगा। तो इस तरीके से लगभग 84% रसिया करेगा। तो भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बन गया है रूस। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। आप लोग इसको याद रखिए कि 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है हर साल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। आप याद रखेंगे, विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस जो है वो मनाया जाता है 4 विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को मनाया जाता है। किस लिए? कैंसर बीमारी के संदर्भ में लोगों के मध्य शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य। कैंसर बीमारी के लिए लोगों के बीच शिक्षा एवं जागरूकता बढ़ाना।
शिक्षा में जागरूकता बढ़ाना। कैंसर बीमारी को लेकर कि कैंसर कितना खतरनाक है और एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ज़्यादा लोग इसे मृत्यु के गाल में समा जाते हैं। तब कैंसर बीमारी के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए और इनके मध्य शिक्षा बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पिछले 8 वर्षों से प्रत्येक 7 नवंबर को कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार यह 2015 में पहली बार मनाया गया था, है ना, तो इसलिए मनाया। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।